नेपाल बॉर्डर से 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के बिहार में घुसने की खबर सिर्फ एक खुफिया इनपुट नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी का खुला सबूत है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव जैसे संवेदनशील मौके पर भी सीमा पर चौकसी कड़ी नहीं की जाती तो बाकी दिनों में हालात कितने लापरवाह होंगे। नेपाल के रास्ते आतंकियों का आना कोई नई बात नहीं है बल्कि ये वर्षों से इस्तेमाल हो रहा सुरक्षित और आसान गलियारा है। भारत नेपाल की 1770 किलोमीटर लंबी खुली सीमा को मित्रता और सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक माना गया है, लेकिन आज ये हमारी सुरक्षा की सबसे कमज़ोर कड़ी है। यहाँ न वीज़ा की ज़रूरत, न सख्त जाँच, कोई भी आराम से आ जा सकता है। यही कारण है कि हथियारों की तस्करी, नकली नोटों का कारोबार, ड्रग्स का नेटवर्क और आतंकी गतिविधियां लगातार इसी रास्ते से पनपती रही हैं। खुफिया रिपोर्टें बताती हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI वर्षों से नेपाल को अपने ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। काठमांडू और तराई इलाके में ISI के कई सक्रिय मॉड्यूल हैं जो भारतीय सीमावर्ती जिलों में स्थानीय गिरोह से मिलकर फंडिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और साजिश को अंजाम देते हैं। 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का काठमांडू में हाईजैक होना कोई साधारण वाकया नहीं था। ये घटना स्पष्ट करती है कि नेपाल ISI और पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क के लिए कितना बड़ा सुरक्षित अड्डा है। उसके बाद भी न जाने कितनी बार भारतीय एजेंसियों ने नेपाल से संचालित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, लेकिन न तो सीमा की निगरानी मजबूत हुई और न ही राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई दी। सीमा हैदर का मामला इसका ताज़ा उदाहरण है। पाकिस्तान से नेपाल होते हुए एक महिला आसानी से भारत आकर यहाँ बस जाती है। यदि एक साधारण महिला ये कर सकती है तो शिक्षित और हथियारबंद आतंकी कितनी आसानी से घुसपैठ कर सकते हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ हमारी सीमा सुरक्षा की नाकामी नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार और लापरवाही का प्रमाण है। बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नेपाल बॉर्डर से लगते जिले पहले से ही अपराध, तस्करी और अवैध गतिविधियों से जूझ रहे हैं। यहाँ का स्थानीय नेटवर्क आतंकियों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। नकली ID, पासपोर्ट, मोबाइल सिम कार्ड, रहने का ठिकाना और गाइड, सब कुछ उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सवाल यह है कि ऐसे माहौल में क्या केवल पुलिस मुख्यालय द्वारा जिलों को अलर्ट भेज देना ही काफ़ी है? ISI की भूमिका और भी खतरनाक है। नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास और वहाँ के व्यापारिक शैक्षणिक चैनल्स को लंबे समय से आतंकी गतिविधियों का आधार माना जाता रहा है। रिपोर्टें बताती हैं कि ISI नेपाल के राजनीतिक अस्थिरता और वहां की सरकारों की ढीली पकड़ का फायदा उठाकर भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देती है। भारत से सटे नेपाल के तराई क्षेत्र में ISI से समर्थित नेटवर्क का असर इतना गहरा है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी कई बार कार्रवाई करने से हिचकते हैं। विधानसभा चुनाव के समय आतंकी खतरा और भी गंभीर हो जाता है। रैलियों, सभाओं, धार्मिक आयोजनों में जुटी लाखों की भीड़ आतंकियों के लिए सबसे आसान निशाना होती है। इसलिए हाई अलर्ट जारी कर देना पर्याप्त नहीं है। सीमा पर हाईटेक स्कैनर, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, ड्रोन पेट्रोलिंग और खुफिया एजेंसियों का साझा ऑपरेशन। ये सबसे जरूरी है कि भारत नेपाल खुले सीमा समझौते की समीक्षा की जाए। दोस्ती अपनी जगह है लेकिन सुरक्षा उससे कहीं ऊपर है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं कि 3 आतंकी बिहार में घुसे हैं। असली सवाल ये है कि हमारी ढिलाई और लापरवाही कब तक आतंकियों को रास्ता दिखाती रहेगी? कब तक हम हर हमले के बाद हाई अलर्ट जारी करने का ढोंग करते रहेंगे? क्या ये समय नहीं आ गया है कि हम अपने दोस्ताना रिश्तों की आड़ में छुपे सुरक्षा खतरे को पहचानें और उस पर निर्णायक प्रहार करें? ये अब केवल अलर्ट की घंटी नहीं बल्कि खतरे का बिगुल है। अगर अब भी हमने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो अगली बार ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक त्रासदी बनकर सामने आएगी।